Good morning, dear children. Welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी कि सॉल्ट एनालिसिस में हम करते क्या हैं। तो हमें एक लेबोरेटरी में सॉल्ट दिया जाएगा, उसके अंदर हमको एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल ढूंढने हैं। एसिड रेडिकल मतलब कि हमको उसके एनायन के बारे में बताना है, और बेसिक रेडिकल मतलब हमें उसके कैटायन के बारे में बताना है। और वो बताने के लिए हमको कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें हमें 3 तरह से हमने उन टेस्ट को क्लासिफाई किया। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिनसे हमको कुछ क्लूज मिल जाते हैं, जिससे हम कैटायन और एनायन को जल्दी से ढूंढ पाए। फिर उसके बाद हम करते हैं वेट टेस्ट फॉर द एनायंस एंड वेट टेस्ट फॉर द कैटायंस। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में प्रिलिमिनरी टेस्ट को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने सबसे पहले कलर ऑफ द सॉल्ट को याद किया कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि कलर्ड हैं और क्या क्या कलर होते हैं उनके। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्लूज देता है कि ये वाले कैटायंस हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम एक सॉल्ट लेकर टेस्ट ट्यूब में उसको ड्राई हीट करें तो हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। और वहीं पे एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने देखा कि जेईई मेंस में एक क्वेश्चन भी उस पर आया था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। आज के इस लेक्चर में, जैसे कि आप यहाँ पे इन पिक्चर्स में देख सकते हो, तो जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द फ्लेम टेस्ट। तो हमारा अगेन सॉल्ट ले रहे हैं और हम उसको फ्लेम में हीट करके फ्लेम को जो वो कलर देता है उसको वहां से आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो द ब्यूटिफुल कलर ऑफ पोटाशियम, कॉपर, सीजियम, बोरॉन, कैल्शियम। तो कुछ कैटायंस आपके सिलेबस में है फॉर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बट अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्लास 11 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी फ्लेम टेस्ट पढ़ा था। वहां पे भी आपने फ्लेम्स के कलर्स को स्टडी किया था, जो कि अल्कली मेटल्स इम्पार्ट करते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पार्ट करते हैं। तो उन सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए आज के इस डिस्कशन में हम फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे। और फ्लेम टेस्ट में पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आज आपको इस बंसन बर्नर की फ्लेम के बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी अगेन जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लेम एंड द फ्लेम टेस्ट टुडे। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इस फ्लेम टेस्ट में करते क्या है। तो इस फ्लेम टेस्ट में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम लेते हैं एक प्लैटिनम वायर। इस प्लेटिनम वायर को हम बिल्कुल टिप पे एक छोटा सा एक लूप बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो। दिस इज अ स्मॉल लूप जो कि हम एक पेंसिल या पेन की हेल्प से बना सकते हैं, पतली सी प्लैटिनम की वायर का। फिर हम उसको डिप करते हैं कंसंट्रेटेड HCl और सॉल्ट के बनाए हुए एक थिक सी पेस्ट में। मतलब थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उसमें जरा सा कंसंट्रेटेड HCl डाला, उसकी पेस्ट बनाई, और फिर हमने उस प्लैटिनम लूप पे उस पेस्ट को ले लिया और फिर हमने उसको हीट करना है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपके लेबोरेटरी मैनुअल में से लिया हुआ है। यहाँ पे जो भी आप जो लिखा हुआ दिख रहा है अगेन, ये भी आपके लेबोरेटरी मैनुअल का ही कंटेंट है। तो अगर आप अपने लेबोरेटरी मैनुअल को गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लें और फिर आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा कंटेंट जो कि मैं अब आपको बता रही हूँ, दिस इज ऑल फ्रॉम द लेबोरेटरी मैनुअल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेबोरेटरी मैनुअल को बहुत अच्छे से रीड करें। तो हमने क्या किया? प्लैटिनम वायर ली, प्लैटिनम वायर का एक लूप बनाया, उसको हमने एक कंसंट्रेटेड HCl की और सॉल्ट की पेस्ट में डिप किया, और फिर हमने उसको हीट करना है फ्लेम में। कौन सी फ्लेम में हीट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन ऑफ द फ्लेम में, लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन ऑफ द फ्लेम में। और फिर हम देखते हैं कि उसने फ्लेम को क्या कलर इम्पार्ट किया।
और डिफरेंट कलर्स जो वो फ्लेम को देता है उसके अकॉर्डिंग है हमें मालूम लगता है कि कौन सा बेसिक रेडिकल हो सकता है, कौन सा कैटायन हो सकता है, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंटली आपको इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि ये लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन ऑफ द फ्लेम है कौन सा। तो उसके लिए आपको फ्लेम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया कि आज हम इस फ्लेम को अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करेंगे और ये अगेन आपके लेबोरेटरी मैनुअल में डिटेल में गिवन है। सो ये पिक्चर अगेन लेबोरेटरी मैनुअल से गिवन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बंसन बर्नर, जो लेबोरेटरी में बर्नर है जिसमें से गैस बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं बंसन बर्नर। और उसमें से निकलती हुई फ्लेम को हमको स्टडी करना है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें उसने फ्लेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ये AEC, दूसरा जो पार्ट है दैट इज ADC, और फिर उसके बाद ABC। जो AEC पार्ट है दैट इज लेबल्ड एज इनर डार्क कोन, फिर उसके बाहर वाली को मिडल ब्लू कोन, और सबसे बाहर वाले पोर्शन को नॉन ल्यूमिनस मैंटल। दिस इज व्हाट इज लेबल्ड। मैं आपको पहले ब्रीफली इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराती हूँ, फिर वन बाय वन आपको सारा कंटेंट जो कि लैब मैनुअल में गिवन है वो आपको समझाऊंगी, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये बंसन फ्लेम है, राइट। इसमें से ये इस तरीके से गैस निकलती है और ये हमने ड्रॉ कर दिया एग्जैक्टली वैसे ही फ्लेम को। अब ये सबसे पहले वाला जो जोन आप अंदर देख सकते हो जिसको हमने AEC मार्क किया है, इसको हमने क्या बोला, ये है इनर डार्क जोन। अब ये जो इनर डार्क जोन है इसमें एक्चुअली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये बिल्कुल डार्क है, ये फ्लेम का पार्ट है ही नहीं। इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक मिक्सचर है अनबर्न्ड गैसेस का, कि गैसेस अभी बर्न निकली ही नहीं है बाहर, जरा सी बाहर निकली है, ऑक्सीजन की सप्लाई है नहीं है, तो ये सारी के सारी गैसेस क्या है, अनबर्न्ड गैसेस है। और साथ में कुछ एयर है जो कि इस बंसन बर्नर में से ही बाहर निकल के आई है। सो दिस इज दिस AEC पार्ट जो कि इनर डार्क जोन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगला जोन जो देख सकते हो वो है ये वाला ADC वाला, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पोर्शन। ये पहले हमने इनर डार्क जोन बनाया, फिर हमने मिडल ब्लू कोन बनाया, राइट। अब इस मिडल ब्लू कोन में क्या होता है, फ्लेम के अंदर फ्यूल आ रहा है, राइट, अंदर से फ्यूल आ रहा है, बट यहाँ पे फ्यूल की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी कम। फ्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और बाहर से एयर के साथ अभी इसका उतना कांटेक्ट नहीं है, सो फ्यूल के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगेन बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, तो दिस इज नॉट टू हॉट, बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर इस जोन में भी नहीं होता। अब अगर आप ये बाहर वाला पोर्शन देखोगे, इसमें एक्चुअली अभी भी आप दो तरह के जोन देख सकते हो। ये वाला जोन मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, इसको मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं फिर भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगी हूँ सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक ये पार्ट ड्रॉ किया और एक ऊपर वाला जो कि हमारे यहाँ पे लेबल्ड है एज नॉन ल्यूमिनस मेंटल। तो ये नॉन ल्यूमिनस मेंटल में क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल उतना नहीं पहुंच रहा, बट ये डायरेक्टली एयर के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्यूल। अब ऑक्सीजन क्योंकि फ्यूल से ज्यादा है, अगेन ये भी टू हॉट नहीं है, नॉट टू हॉट, सॉरी आई वुड से नॉट टू हॉट, नॉट टू हॉट, ठीक है। तो ना ये बिल्कुल इनर डार्क जोन के ऊपर वाले मिडल ब्लू कोन के अंदर टेम्परेचर उतना हाई है, और ना ही नॉन ल्यूमिनस मेंटल में टेम्परेचर उतना हाई है। इन कंपैरिजन ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है,
बाहर वाले पोर्शन में, इस मिडल कोन में और नॉन ल्यूमिनस जोन के बीच में जो सेंटर वाला पोर्शन है, वो पोर्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन और फ्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छे से पूरा कंबस्चन होता है फ्यूल का, और इसलिए दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। समझ में आ गया? तो बिल्कुल ये मिडल ब्लू कोन के ऊपर वाला जोन और नॉन ल्यूमिनस कोन का अंदर वाला जोन, वो है हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है। अब इस बाहर वाले फ्लेम में अगेन एक चीज अंडरस्टैंड करना, बाहर वाला जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, इसके अंदर हमने कहा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो दिस पोर्शन एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अभी हमने पढ़ा ना कि हमको सॉल्ट को किस में टेस्ट करना है, हीट किस में करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, राइट। तो ये बाहर वाला पोर्शन नॉन लुमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमने सॉल्ट को हीट करना है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग पोर्शन ऑफ द फ्लेम है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सिमिलरली जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, फ्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो वाला पोर्शन किस तरीके से एक्ट करेगा? एज रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। तो वन बाय वन मैं जितना भी कंटेंट लैब मैनुअल में गिवन है वो आपको दिखाती हूँ, आप उसको साथ साथ में मेरे रीड करोगे तो आप इन चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है। सो अब आप इसकी डायग्राम की लेबलिंग देख सकते हो। इसके अंदर पहले AEZ जोन मार्क किया हुआ है, ये डार्क कोन है। तो डार्क कोन इज नॉट अ फ्लेम बट इट इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ अनबर्न्ड गैसेस एंड एयर कमिंग फ्रॉम द बैरल। ठीक है। उसके बाद अब इससे बाहर वाला जोन मिडल जोन है, तो ADC वाला जोन, तो इसके अंदर क्या लिखा है? दिस इज द मिडल ब्लू कोन, नॉट एज हॉट एज द आउटर कोन बिकॉज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद द गैस। तो फ्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ये भी अभी आउटर कोन के जैसे हॉट नहीं है। दिस कैन टेक ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द ऑक्साइड्स एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फ्लेम। तो अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है जो कि एक ऑक्साइड है, तो ये उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले सकता है, इसलिए दिस इज द रिड्यूसिंग फ्लेम। और उसके बाहर वाला जोन नॉन लुमिनस पर्पलिश मैंटल, कंबस्टन ऑफ द गैस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है। बाहर वाले में कंपैरेटिवली कम, और अंदर इन दोनों के बीच वाला पोर्शन जहां पे जो आप ये एरो देख सकते हो, राइट। सो ये बिल्कुल आउटर वाला पोर्शन इज द अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये बीच वाला, यहाँ वाला जो मिडल जोन था वो रिड्यूसिंग जोन, क्योंकि ऑक्सीजन कम थी। और इन दोनों के बीच में लाई करता हुआ सेंटर में जोन जिसके अंदर कंबस्चन कंप्लीट होती है। सो दिस इज द हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल इसकी टिप, ब्लू कोन की टिप पे सबसे ज्यादा हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम होगा। ठीक है। तो लेट अस जस्ट रीड ऑल दिस, जो कि साइड बाय साइड इसके बारे में इंफॉर्मेशन लैब मैनुअल में गिवन है। तो सबसे पहले इनर डार्क कोन AEC, इनर मोस्ट डार्क कोन है, अबव द बर्नर ट्यूब है, अनबर्न्ड गैसेस होती हैं। सो सबसे कोल्डेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम कौन सा होगा? दैट विल बी द इनर डार्क कोन। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कोल्डेस्ट जोन कौन सा है, तो इनर डार्क कोन, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में बर्निंग हो ही नहीं रही है, अनबर्न्ड गैसेस प्रेजेंट है, देयर इज नो कंबस्टन टेकिंग प्लेस। ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया कि AEC क्या है। डार्क कोन है जिसके अंदर कंबस्टन नहीं हो रही है। एक्चुअली में दिस इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑल्सो, क्योंकि बर्निंग हो ही नहीं रही है, अनबर्न्ड गैसेस है, और क्योंकि बर्निंग नहीं हो रही, कंबस्टन नहीं हो रही, तो कोल्डेस्ट जोन हो गया फ्लेम का। ठीक है। नेक्स्ट हम आ देते हैं ADC पे, जो कि मिडिल ब्लू कोन है। तो दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम। दिस बिकम्स ल्यूमिनस व्हेन द एयर वेंट इज स्लाइटली क्लोज्ड। अगर नीचे से अगर आपकी जो एयर आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं तो ये ल्यूमिनस हो जाता है। तो ल्यूमिनोसिटी ऑफ दिस part is due to the presence of unburnt particles produced by the decomposition of some gas. तो ये middle blue cone luminous part of the
फ्लेम भी है। क्यों ल्यूमिनोसिटी होती है, क्यों ये इल्यूमिनेटेड दिखता है हमको, तो उसकी वजह है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सम गैसेस। These particles they get heated up due to incandescence। जब हम हीट करते हैं तो वो हीट अप हो जाएंगे और वो ग्लो करते हैं बट वो बर्न नहीं करते, ठीक है। Since the combustion is not complete in this part, the temperature is not very high, राइट तो ये कोल्डेस्ट पार्ट था, इसके अंदर भी अभी टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी चीज आउटर नॉन ल्यूमिनस मेंटल, तो ये पर्पलिश आउटर कोन हो गया, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है, इट इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, कंबस्शन इज कंप्लीट इन दिस जोन। तो वो इसको सारे को कंप्लीटली वन ले रहा है, जबकि हमने उसको अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है कि हमने इसको दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बिल्कुल आउटर मोस्ट जो होगा उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो ज्यादा होगी, फ्यूल उतना नहीं होगा, तो वहां पे कंबस्शन कंप्लीट नहीं है। बट जरा सा इसी के अंदर हम पहुंचेंगे इनसाइड, तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी है और फ्यूल भी अच्छा है, कंबस्शन कंप्लीट होगी। सो दिस पोर्शन विल बी द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको कोई भी इस पे कंफ्यूजन नहीं है। सो अब बंसन ने आइडेंटिफाई किए 6 डिफरेंट रीजन्स इन दीज 3 प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द फ्लेम। सबसे पहला रीजन जो उसने आइडेंटिफाई किया वो था अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन एफ, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम, देखो ना आपके पास ये पूरी फ्लेम ये नीचे तक यहां तक जा रही है, ठीक है। इस दो पूरे के पूरे रीजन में ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऑक्सीजन की, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर एटमॉस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, ठीक है, और फ्यूल उतना अच्छे से नहीं है। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन और एक लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन, ठीक है। अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन और ये लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन है। तो सबसे पहले अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, इसकी लोकेशन कहां पे होगी, नॉन ल्यूमिनस टिप ऑफ द फ्लेम। तो नॉन ल्यूमिनस टिप ऑफ द फ्लेम में हमारे पास है अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन। इन कंपैरिजन टू द इनर पोर्शंस ऑफ द फ्लेम, large excess of oxygen is present here, ठीक है। द टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई एज इन रीजन नंबर सी। तो रीजन नंबर सी कौन सा है, लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं हाई है जितना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई ज्यादा आ गई, ठीक है। So temperature is not as high as in region number C described below. It may be used for all oxidation processes in which highest temperature of the flame is not required. तो जहाँ पे हमें बिल्कुल highest temperature of the flame नहीं चाहिए है, but हमको oxidation करनी है, तो हम उसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, clear? फिर आ गया अपर रिड्यूसिंग जोन। अपर रिड्यूसिंग जोन कहां पे आएगा, मिडल ब्लू कोन के अंदर, मिडल ब्लू कोन के टिप के अंदर, यहाँ पे इनसाइड ऑफ दिस कोन, ठीक है। सो दिस इज द टिप ऑफ द इनर ब्लू कोन एंड दिस इज रिच इन इनकैंडेसेंट कार्बन, कि जो कार्बन कंपाउंड्स के हीट करने पे अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस हुआ, वो ग्लो करने लग गया, वो यहाँ पे है, इसलिए ल्यूमिनस था। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग ऑक्साइड incrustations to the metals। तो यहाँ पे आप एक ऑक्साइड को उसके मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो इन दिस जोन, क्लियर, राइट। तो अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन हो गया और अपर रिड्यूसिंग जोन हो गया यहाँ पे। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। तो वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई होप अब आप लोगों को इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ये फ्यूजन जोन है। फ्यूजन जोन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है, अगर आपको अपनी जूनियर क्लासेस याद हो जहाँ पे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा था, तो फ्यूजन इज वेयर दैट प्रोसेस वेयर वी कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, ठीक है। तो बेसिकली हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, द मेल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्यूजन प्रोसेस। तो ये वो जोन है जिसके अंदर अगर हम सब्सटेंस को हीट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है, वो कहाँ पे वो मेल्ट करता है या नहीं करता है, कौन सा आसानी से मेल्ट कर रहा है, कौन सा ज्यादा टाइम लगा के मेल्ट करता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। दिस लाइज एट अबाउट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लेम। तो आप अगर फ्लेम
यहां से मानते हैं कि शुरू करते हैं, तो ये 1/3 हिस्सा खत्म हुआ और हमारे पास आ गया हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द मेंटल। तो मेंटल का इनसाइड कौन सा है, ये वाला है, आउटसाइड कौन सा है, ये वाला है। इसके इक्विडिस्टेंट मतलब इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होगा दोनों का, जो जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि दोनों साइड से अगर आप सेंटर में आ जाएंगे तो वेल दैट पोर्शन इज एसेंशियली द हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, सो फ्यूजिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि वो कितना आसानी से मेल्ट कर रहा है या नहीं, हम उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, कि कौन सी चीज ज्यादा वोलेटाइल है, कौन सी अपने गैसियस स्टेट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। वेल वो चीजें भी हम यहाँ पे हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम में टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर हमें कहाँ पे मिलेगा, हमको मिलेगा इन द सेंटर ऑफ द मेंटल। ठीक है, जस्ट अबव द मिडल जोन। क्लियर, आई होप दिस इज परफेक्ट। चलो, उसके बाद हम चलते हैं लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन पे। तो अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन बिल्कुल टिप ऑफ द नॉन ल्यूमिनस जोन था और ये बिल्कुल नीचे जाते हुए यहाँ पे आपको लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन मिल रहा है। दिस इज लोकेटेड ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द मेंटल नियर द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लेम। दिस कैन बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन बीड्स ऑफ बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट। तो बोरेक्स भी टेस्ट करना है, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट भी हम करते हैं, तो वेल उन सब के अंदर हम इस पोर्शन ऑफ द फ्लेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम, दिस इज यहां पे। ठीक है, तो अपर रिड्यूसिंग फ्लेम बिल्कुल मिडल जोन का टिप था और ये नीचे आते हुए इसी जोन में लोअर रिड्यूसिंग जोन है। सो दिस इज सिचुएटेड इन द इनर एज ऑफ द आउटर मेंटल नियर टू द ब्लू कोन एंड हियर द रिड्यूसिंग गैसेस मिक्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर। It is less powerful reducing zone than E. तो E कौन सा है, अपर रिड्यूसिंग जोन। तो अपर रिड्यूसिंग जोन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग जोन है इन कंपैरिजन टू द लोअर रिड्यूसिंग जोन। ठीक है, and this may be employed for the reduction of fused borax and similar beads. ठीक है, तो अगर अब हम आगे बोरेक्स बीट टेस्ट करेंगे, वहां पे हम अगेन इन पार्ट्स ऑफ द फ्लेम को दोबारा से यूज करेंगे कि कौन सा बोरेक बीट टेस्ट में हम ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम को यूज करते हैं, रिड्यूसिंग में कलर चेंजेस को देखते हैं। सो नेक्स्ट फाइनली हम पहुंचते हैं लोएस्ट टेम्परेचर जोन पे। तो लोएस्ट टेम्परेचर जोन आप यहाँ पे ये ए पॉइंट को देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा टेम्परेचर जोन है, ये सबसे कम टेम्परेचर वाला जोन है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे था, डार्क कोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो कंबस्टन शुरू ही नहीं थी। बट जहां पे कंबस्टन शुरू हो चुकी, कंबस्टन हो रही है, उसमें से सबसे कम टेम्परेचर आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो जोन ए ऑफ द फ्लेम हैज द लोएस्ट टेम्परेचर। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस की टेस्टिंग के लिए। तो जो सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं, बहुत फटाफट हीट करने पे अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो हम उनको इसी जोन में हीट करेंगे और उनके कलर को टेस्ट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास 3 जोन्स थे। सबसे पहला हमारे पास डार्क कोन है, फिर उसके बाद हमारे पास मिडल ब्लू कोन था और फिर सबसे बाहर नॉन ल्यूमिनस पर्पलिश कलर का मेंटल है। ठीक है, तो इसके अंदर कंबस्टन नहीं होता, मिडल कोन के अंदर कंबस्टन हो रहा है बट ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, फ्यूल ज्यादा है, इसलिए कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता, टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता। दिस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग जोन। बिल्कुल बाहर मेंटल का पोर्शन जहां पे बिल्कुल टिप है, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, फ्यूल कम है, तो यहाँ पे भी अगेन टेम्परेचर हाई नहीं होता बट ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, तो दिस एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग जोन। इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस इज वेयर ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों बराबर है और दैट इज द हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड।
सो हम चलते हैं वापस अपने फ्लेम टेस्ट पे कि फ्लेम टेस्ट में हमको क्या करना था। हमको प्लैटिनम वायर लेनी थी, प्लैटिनम वायर की हमको एक लूप बनानी थी इस तरीके से। फिर हमको 2-3 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड HCl एक क्लीन वॉच ग्लास में डाल के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसकी एक पेस्ट बनानी थी। और फिर पेस्ट के अंदर प्लैटिनम लूप को डिप करके हमने उसको हीट करना था। किसमें हमको हीट करना है? नॉन लुमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमको हीट करना है, ठीक है। और कौन सी में था? उसके अंदर आपको लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करना है। तो ये एग्जैक्टली ये पोर्शन है जहां पे हम इस फ्लेम में अपने सॉल्ट को हीट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो अब आपके पास वापस आ गए कि जब हमने अपनी फ्लेम टेस्ट किया तो हमको कुछ कलर्स दिखाई दिए और वो कलर्स हमको याद करने हैं और उन कलर्स से हमको मिलता है क्लू अपने कैटायन का या अपने बेसिक रेडिकल का। अब हम फ्लेम टेस्ट पढ़ रहे हैं। फ्लेम टेस्ट में कैटायन जो है सॉल्ट का वो कलर देगा फ्लेम को और उससे हमको मालूम लग जाएगा। बट उससे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है कि वो कलर फ्लेम को क्यों इम्पार्ट करते हैं सॉल्ट। और इसको आपने कहाँ पढ़ा था? वेल, इसको आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, आपने इसको अपनी क्लास 11 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा जब आपने उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ा। तो सबसे पहले आपने अल्कली मेटल्स में इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मैं वो अगेन आपके साथ इंफॉर्मेशन दोबारा से रीड करने लगी हूँ। मेरा कोशिश यहाँ पे यही है कि आपका जितना भी कंटेंट है दोनों का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और लैब मैनुअल का इकट्ठा कर दूं सो दैट कि आपको ये सब चीजें इकट्ठे याद हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वेल रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं और साथ में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कुछ, ठीक है, वो भी बाद में बात करते हैं। तो अल्कली मेटल्स ये लाइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइंस है, ठीक है। सो अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब आप लोगों ने पढ़ लिया है नॉन लुमिनस लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स और उनके सॉल्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर्स प्रोवाइड करते हैं टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों करते हैं? क्योंकि द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल। जब हम फ्लेम में हीट करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, तो वो कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं और वो रेडिएशंस विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में अगर होगी तो वो हमको ऑब्वियसली दिखाई देंगी, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स therefore can be detected by the respective flame test and they can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट में या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम अल्कली मेटल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम टेस्ट के थ्रू अल्कली मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं। और जब हम इन एलिमेंट्स को इरेडिएट करते हैं लाइट के साथ तो लाइट एनर्जी द एब्जॉर्ब्ड मे बी सफिशिएंट टू मेक एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर हम एनर्जी ज्यादा दे दें तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। और इसी प्रिंसिपल को आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी किया था। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने यही पढ़ा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है and that makes cesium and potassium very useful as electrodes in the photoelectric cells, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कलर्स ऑफ द अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो लिथियम का जो कलर होता है दैट इज क्रिम्सन रेड, सोडियम का जो कलर होता है येलो, पोटाशियम का वायलेट, रुबीडियम का रेड वायलेट एंड सीजियम का ब्लू। These are all given in the NCERT textbook और यहाँ पे उनकी वेवलेंथ भी गिवन है। अगेन ये भी एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इन वेवलेंथ से रिलेटेड। सो आपको इन वेवलेंथ्स को भी याद करना है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। चलो, सो अल्कली मेटल्स के साथ साथ आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो भी इम्पार्ट करते हैं कलर फ्लेम को वो भी याद करना है। उसमें इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं फ्लेम को।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये दोनों ही बहुत छोटे साइज के हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए वो बहुत हाई होती है, जो कि एक फ्लेम प्रोवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, फ्लेम कैन नॉट प्रोवाइड द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स in case of beryllium and magnesium, so they do not impart any color to the flame. कैल्शियम ब्रिक रेड कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन, कॉपर अगेन क्योंकि आपका सॉल्ट एनालिसिस है तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको कॉपर आयंस हैं, तो कॉपर आयंस जो होते हैं वो ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं, बोरेट आयंस ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। तो ये वो सारे सॉल्ट्स हैं जिनके कलर्स आपको याद करने हैं कि वो कौन सा कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को। अब आप कहोगे कि ये बहुत मुश्किल है, अब इतने सारे कलर कैसे याद करें? तो वेल उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको याद कर सकते हैं, उससे आपको कलर्स ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस टेबल को हम कैसे याद रखेंगे? अपने इस टेबल को याद करने के लिए आपको विबग्योर याद है, कलर्स को याद करना है तो विबग्योर मालूम है ना सबको। विबग्योर का एक आई छोड़ के बाकी सब कलर्स इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, डन, आसान है, कर सकते हैं हम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इस टेबल में कौन कौन से हैं जो कि रेड थे। एक लिथियम क्रिम्सन रेड, उसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड और कैल्शियम ब्रिक रेड, तीन रेड्स हैं। तो लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, लिथियम इज क्रिम्सन रेड, स्ट्रॉन्शियम इज क्रिम्सन रेड, सेंटर में ब्रिक रेड का कैल्शियम। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो रुबीडियम इस लाइन पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये रेड और वायलेट का कॉम्बिनेशन। तो आप देखोगे कि रुबीडियम इज रेड वायलेट इन कलर। उसके बाद नेक्स्ट वायलेट, पोटाशियम, तो पोटाशियम इज वायलेट। ठीक है, फिर हम चलते हैं ब्लू, तो ब्लू इज सीजियम एंड लेड। तो यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि लेड का भी जो फ्लेम को कलर इम्पार्ट होता है दैट इज ब्लू इन कलर। तो सीजियम एंड लेड दे विल इम्पार्ट ब्लू कलर। उसके बाद ब्लू और ग्रीन की सेंटर लाइन पे लिखा है कॉपर, सो इसका मतलब है कि जो कॉपर कलर इम्पार्ट करता है दैट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। ठीक है, फिर बेरियम एप्पल ग्रीन, तो एप्पल ग्रीन को ग्रीन में लिख दिया, और येलो सोडियम, गोल्डन येलो कलर टू द फ्लेम। आप सब लोगों को अच्छे से आई होप याद होगा क्योंकि ये सबसे पहले याद हो जाता है। सोडियम इम्पार्ट्स गोल्डन येलो कलर टू द फ्लेम। ठीक है, तो सोडियम ने येलो कलर दिया। रेड कलर किसका है? लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम का। रुबीडियम का रेड वायलेट कलर है, पोटाशियम का वायलेट है। ब्लू कलर सीजियम और लेड का है, कॉपर का ब्लूइश ग्रीन कलर है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम इम्पार्ट नहीं करते कलर टू द फ्लेम। राइट, अब इसको भी याद करने के लिए आप एक निमोनिक याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे निमोनिक याद कर सकते हो? लीजिए, कैटरीना और शाहरुख। कैटरीना कैट, कैट का CA। ठीक है, तो के नहीं लिखना यहाँ पे, कैटरीना कैट लिखना, कैटरीना। सो लीजिए कैटरीना और शाहरुख रणबीर के साथ। ठीक है, रणबीर के साथ, साथ को CS याद करना पड़ेगा। तो लीजिए कैटरीना और शाहरुख रणबीर के साथ पागल क्यों हुए। लीजिए कैटरीना और शाहरुख रणबीर के साथ पागल क्यों हुए और बारात में नाचे, और बारात में नाचे। लीजिए कैटरीना शाहरुख रणबीर के साथ पागल क्यों हुए और बारात में नाचे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको कलर्स को याद करने में हेल्प करेगा। और क्योंकि कलर्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम से पूछे जाते हैं, सो आई होप आप इनको जरूर याद रखेंगे। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2016 में पूछा गया था, जिसकी वजह से हमने बहुत डिटेल में बंसन फ्लेम को स्टडी किया। द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द बंसन फ्लेम शोन इन द फिगर बिलो इज रीजन 4321। तो आपका चॉइस क्या होगा? पहले आप खुद से सोचिए और फिर मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। ऑलराइट, तो आप लोगों ने सोच लिया। सबसे पहले अगर आप ये रीजन 1 देखोगे तो ये रीजन कौन सा है? डार्क जोन। ठीक है, जिसके अंदर कंबस्शन हो ही नहीं रही थी।
उसके बाद सेकंड ये वाला रीजन कौन सा होता है, मिडल जोन, और ये हमारा तीसरा जोन होता है। तो 3 जोन्स में हमने डिवाइड किया था। इसके अंदर तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। सेकंड ये वाला जोन होता है, इसके अंदर अगेन क्या था कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, फ्यूल ज्यादा था, तो टेम्परेचर उतना हाई नहीं था। बाहर वाले जोन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है, फ्यूल उतना नहीं होता, इसलिए अगेन वो उतना हॉट नहीं होता। तो हॉटेस्ट रीजन कौन सा था, जहां पे हमारा आउटर मेंटल और मिडल जोन मीट कर रहे थे, द टिप ऑफ द मिडल जोन। आई होप आप लोगों को याद है कि ये वाला जो टिप, टिप के बिल्कुल बाहर, टिप के अंदर अगर हम आ जाएंगे तो दैट विल बी रिड्यूसिंग जोन, जहां पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। ऊपर अगर हम इस टिप की बात करते हैं या टिप से थोड़ी सी अंदर की बात करते हैं, तो दिस विल बी द रीजन विच इज गोइंग टू बी अगेन नॉट हॉट जोन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा थी और गैस कम थी। और ये वाला रीजन अगेन ये हॉट है क्योंकि इसके अंदर कंबस्टन हो रही है। बट इस पूरे रीजन में से सबसे हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये बिल्कुल मिडल जोन और आउटर जोन का, जहां पे मीटिंग पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द मिडल जोन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, well the correct answer is going to be D choice, that is region number 2, the tip of the middle zone। ठीक है, क्लियर है, आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड कराएं कि ये फ्लेम टेस्ट में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट imparts apple green color to the Bunsen flame when introduced in it in the form of its chloride is barium, strontium, calcium, magnesium। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी फ्लेम का कलर आएगा विद द पर्टिकुलर आयन, जो कि हम लोगों ने याद किए, विबग्योर वाले निमोनिक के साथ भी याद किए, कलर्स को भी देखा। तो आई होप आप लोगों को याद होगा। अपना आंसर पहले चूज कीजिए। वेल आई होप आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बेरियम। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है टू द फ्लेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following salt gives white precipitate with AgNO3 solution and dilute H2SO4 solution and gives green colored flame test। अब देखो इसके अंदर कितनी चीजें पूछी गई हैं। एक सॉल्ट है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ये सब चीजें अभी हमको आगे इस सॉल्ट एनालिसिस में सीखनी है, याद करनी है। बट अभी इसको हम फिर भी आंसर कर सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लेम टेस्ट। यस, ग्रीन कलर की फ्लेम किसके साथ थी, अभी तो हमने किया था, एप्पल ग्रीन फ्लेम किसकी थी, कॉपर की। आई होप आपको मालूम है ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कलर की फ्लेम होगी। बेरियम की एप्पल ग्रीन फ्लेम होगी। लेड क्लोराइड पीबी का आपको भी मैंने कलर बताया था कि ब्लू कलर की फ्लेम होगी, अगेन कॉपर है, तो दैट विल बी अ ब्लू और अ ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, यस एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज बी चॉइस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आपको इसमें से क्या कुछ याद करना है, किस तरीके से याद करना है, और कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे फॉर द लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस करेंगे द बोरेक्स स्पीड टेस्ट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। इन केस ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन ऑल्सो। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आपके लाइक मिलते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, काम और करने का मन करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।